लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेजीज फॉर्मूला के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कन्वेंशनल फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की अच्छे से स्टडी की है। ठीक है, अभी देखें अपन क्या बता रहे हैं कि जो ओपन चैनल फ्लो में अगर मैं बात करूं ये एक सेपरेट चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। सिंपल सी बात समझें कि पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये इसको सेपरेट चैप्टर क्योंकि काफी ज्यादा लास्ट ईयर यदि आप रिपोर्ट देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है, अकेला एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ से वेरियस क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, लास्ट ईयर पेपर में बन चुके हैं। तो मैं देखिए बात कर रहा हूं कि ओपन चैनल फ्लो, तो ओपन चैनल फ्लो मोस्टली ध्यान रखेंगे ये ओनली सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाया जाता है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होने के बाद भी इसको अपन मैकेनिकल में क्यों नहीं पढ़ाते, तो इसको सिंपल समझें। देखिए जो ओपन चैनल फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूं कैनाल की, यदि मैं बात कर लेता हूं रिवर की, यदि मैं बात कर लेता हूं किसी भी एक ऐसे पैसेज की या सीवर की बात कर लेते हैं, सीवर सिस्टम की, तो यहां पे सिंपल समझ में आ रहा होगा। देखिए कि जो वेट स्लोप है या फिर कहेंगे अपन जो बेस वाटर है, उस बेस वाटर से जो रिलेशन है वो किसका है, फ्लो का। कौन से फ्लो का, ओपन चैनल फ्लो का। ठीक है, पानी से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो सब किसके अंडर आती है, आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कैनाल की मैं बात कर लेता हूं, अब कैनाल बनाई जा रही है, किसी जगह पर कैनाल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो कैनाल कंस्ट्रक्शन ओनली सिविल इंजीनियरिंग से, जो भी वहां पर कंस्ट्रक्शन होगा वो किसके अंडर लाई कर रहा है, वो आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, या फिर सीवर सिस्टम हो गया, रिवर से हो गए, या फिर ये जितना भी इरिगेशन सिस्टम हो गया, ये सभी क्या होता है, रिलेट करता है सिविल इंजीनियरिंग। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अपन इरिगेशन भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट भी पढ़ते हैं, अपने हाइड्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो पूरा जो वेस्ट वाटर है वो सारा का सारा किससे रिलेट कर रहा है, अपने सिविल इंजीनियरिंग से। इसीलिए हम जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट जो पार्ट है अपना ओपन चैनल फ्लो, यहाँ इसलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होने के बाद भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना पढ़ाने का रीजन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखें मैं बात करूं सिंपली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कैनाल है आपका। ठीक है, अब कैनाल में क्या होता है, यदि अब मैं कहूं कि ये अपना जो ब्रॉड है, अपने हाथों से भी ज्यादा, अपने हाथों के बराबर भी, इससे भी काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, उसकी जो विड्थ होगी। अब उसमें से मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पर सेकंड, जिसको अपन डिस्चार्ज की फॉर्म में बात करते हैं, तो बहुत सारा मिलियंस ऑफ वाटर क्या होगा वहां से फ्लो करता रहता है। ठीक है, अब मिलियंस ऑफ वाटर वहां से फ्लो कर रहा है, तो देखें कि इतना सारा पानी एक संग कैसे फ्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अब देखें कि मैं अगर बात कर रहा हूं, यहां पर तीन पार्ट है, अपने तीन पार्ट अपन जनरली डिस्कस करते हैं। पहला आपका रिवर हो गया है, ठीक है, दूसरा मैं बात कर लेता हूं यहाँ से आप कैनाल की बात कर सकते हैं, तीसरा मैं यहाँ से कैनाल के अलावा बात कर सकता हूँ। देखिए रिवर हो गया आपका, कैनाल हो गया और सीवर सिस्टम हो गया। ठीक है, मैं तीनों की बात करता हूँ, सीवर्स, रिवर और कैनाल। तो सिंपल सी बात करते हैं। देखिए जो आपकी कैनाल है, ठीक है, अब इस कैनाल में बहुत सारा फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्चार्ज होगा, काफी ज्यादा, क्योंकि मिलियंस ऑफ वाटर एक साथ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके साथ आपको क्या क्या चीजें समझनी है वो देखते हैं अभी अपन। कि मैं अगर मान लेता हूं, देखिए जो आपके सीवर्स हैं, अब मैंने आपको बता भी चुका हूं, ये याद भी रखेंगे कि जो रिवर होती है ये कैसा है, आपका आर्टिफिशियल चैनल है। ठीक है, आर्टिफिशियल ओपन चैनल फ्लो है, जबकि ये आपका नेचुरल चैनल फ्लो है। और सिंपली अगर बात करेंगे तो ये दोनों आपके कैसे हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल है। अब सिंपल सी बात क्या समझनी है कि देखिए ये कैनाल क्यों बनाया जाता है, सीवर क्यों बनाए जाते हैं। अगर कैनाल नहीं बनाया जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कैनाल बनानी पड़ती है। कैनाल क्यों बनानी पड़ रही है और क्यों ही इसको सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है समझें कि जो कैनाल है उससे क्या होता है, पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, नहर जो होती है उसमें पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और वो साफ पानी क्या होता है, बाद में हमें हमारे घरों में आता है। ठीक है, अब सेम टू सेम कहूं कि मैं सीवर सिस्टम की बात करूं, तो सीवर सिस्टम में क्या होता है, घरों में जो गंदगी होती है, गंदा पानी जो होता है, उसको घर में सारी जगह से इकट्ठा करके एक जगह ले जाने में भी एक अपने को एक प्रोसेस चाहिए, या फिर कहेंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो उस गंदे पानी को घरों से बाहर ले जाए, और एक ऐसा स्ट्रक्चर भी चाहिए जो साफ पानी को घर में अंदर लेके आए। तो सिंपल सी बात है, देखिए कैनाल क्या कर रहा है, साफ पानी को बाहर से घर में लेके आ रहा है, और सीवर क्या कर रहा है, गंदे पानी को घर के अंदर से बाहर लेके जा रहा है। तो ये दोनों ही सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों सिस्टम नहीं होंगे तो बीमारियां होंगी। सिंपल सी बात है, ये सिस्टम निकलेगा नहीं, वहां से बहुत सारी बेकार गैसेस बनेंगी। इस वजह से भी क्या कह सकते हैं अपन कि जो कैनाल और सीवर जो होते हैं इनको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनको बनाया जाता, जब इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसको सिविल इंजीनियरिंग के अंडर कंस्ट्रक्शन किया
जाता है। इस वजह से हम ओपन चैनल फ्लो को सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही जनरली पढ़ते हैं। अब देखें, ये आपको सिंबल समझ में आएगा। अब मैं अगर बात करता हूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए क्या होता है, ये आपके अलग अलग घर हैं सबके, ठीक है, यहां से एक सिस्टम है, यहां का पानी क्या हो रहा है, इस जगह पर इस तरीके से मिल रहा है। सेम इधर भी बहुत सारे घर हैं, उनका भी क्या हो रहा है, पानी यहीं जाके मिल रहा है। बाद में क्या होगा, आगे ये पानी मेन जो घरों से जो गंदगी निकल रही है, सीवर सिस्टम के बारे में बात करें अपन, कैनाल सिस्टम समझ में आ रहा हो, कैनाल में क्या होता है, बहुत सारा पानी एक साथ बह रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या हो रहा है, सीवर में भी बहुत सारा पानी एक साथ बह रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो सीवर सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो घरों की गंदगी, गंदा जो पानी होता है उसको बहा के बाहर ले जाया जाता है, एक लास्ट में एक किसी भी एक गंदे नाले के अंदर उसको मिला दिया जाता है। लेकिन कैनाल के अंदर क्या होता है, जो साफ पानी है, जो इकट्ठा जो पानी का कंड्यूट जो किया है, उस पानी को कहां लेके आया जाता है, घरों में लेके आया जाता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल मैं सीवर की बात करूं, बहुत सारे घर हैं, इनसे निकलने वाला क्या होगा, अलग अलग गंदगी, अलग अलग पानी होगा। अब उसको क्या किया जाएगा, सीवर सिस्टम यहां से चल रहा है, अलग अलग एक लाइन नालियों में होके पानी जा रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे गाँव में होते हुए ये क्या होगा, लास्ट में जाकर एक बड़े नाले में मिल जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम होगा। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए जो पानी आपके घर में आ रहा है, ठीक है, या फिर जो पानी, ये जो सिस्टम घरों में से ये पानी जो इकट्ठा होकर बाहर निकल रहा है, सीवर सिस्टम में जा रहा है, तो अगर मैं इसके लिए मोटर का यूज करूंगा, इतना सारा पानी यूज हो रहा है, मोटर को यूज करूंगा, मोटर किस काम आती है, जनरली जो घरों में पानी आता है उस पानी को मोटर के थ्रू ऊपर चढ़ा दिया जाए, इस काम आती है मोटर। लेकिन अगर यहां पर मैं मोटर के थ्रू इसको पानी को आगे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, हर घर में इतनी ज्यादा बिजली का कंजप्शन होगा, इतना ज्यादा आपका ये नॉन इकोनॉमिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा ये सिस्टम आपके लिए। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या कहते हैं अपन, ओपन चैनल फ्लो हमेशा अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है, या फिर कहेंगे इसको अपन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर काम करता है, या फिर कहेंगे ग्रेविटी के अंडर काम करता है। ग्रेविटी के अंडर क्या होगा, ये बहता हुआ पानी, फॉर एग्जांपल कि हरिद्वार से कोई कैनाल है, हरिद्वार से कोई पानी है, वो कहां जा रहा है, कानपुर के अंदर आ रहा है। तो कानपुर के अंदर क्या उसको मोटर से भेजा गया, नहीं, मोटर से नहीं भेजा गया, उसको कैसे भेजा गया, ग्रेविटी के थ्रू उसको भेजा गया, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सिस्टम है, ग्रेविटी के थ्रू अपने जो पानी को बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू। सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूं कैनाल में भी, तो कैनाल में क्या होगा, अब इतने सारे ब्रॉड उसका चैनल, जो आपकी जो कहें उसका जो विड्थ है वो इतनी ज्यादा है, अब उसमें से जब फ्लो हो रहा है वाटर का, तो इतना ज्यादा फ्लो, मिलियंस ऑफ वाटर उसमें से एक संग फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या अपन मोटर से फ्लो करवाएंगे, मोटर से फ्लो करवाएंगे तो बिल्कुल अनइकोनॉमिक हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा महंगा प्रोसीजर हो जाएगा। इस वजह से उसको अंडर ग्रेविटी वर्क किया जाता है, ठीक है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग की जाती है, इसीलिए उसमें बैड स्लोप प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि वो अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहें, या फिर कह सकते हैं कि ग्रेविटी के अंदर वो काम कर रहा होता है, ठीक है। दो पॉइंट अपने को सिंपल समझ में आ रहे होंगे। तो अब इस तरीके से पूरा वक्त समझ में आ रहा होगा कि क्यों अपन इसको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं बात कर लेता हूं कि आपने देखा होगा कि जो सीवर सिस्टम होते हैं वो कभी भी कंप्लीट फिल होकर नहीं चलते, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एक फ्री सरफेस जरूर होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका एक सीवर सिस्टम है, ठीक है। अब इस सीवर सिस्टम में क्या होता है, यहां तक आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, सीवर सिस्टम में। अब इसमें क्या होता है, ये जो जगह है यहां पर फ्री सरफेस छोड़ा गया इस जगह पर। तो अब रीजन क्या है फ्री सरफेस का, ये क्यों छोड़ा जा रहा है भाई, ऐसा तो कहते नहीं कुछ, ये एक तरीके से पाइप हुआ, ठीक है। अब इसमें क्यों छोड़ा जा रहा है इसको, जबकि पाइप में क्यों नहीं छोड़ा, पाइप में जब अपन फ्लो देखते हैं तो पाइप हमेशा फुल होकर चलते हैं, जबकि चैनल हमेशा कैसे चलते हैं, इनमें फ्री सरफेस होता है। अब इसमें जो फ्री सरफेस आपको दिखाया गया, क्यों दिखाया गया, इसको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्री सरफेस दिखाने का रीजन क्या है कि जो ये अपना सीवेज होता है, सीवेज सिस्टम में बहुत सारी गैसेज होती है, CHONS, सिंपल सी बात समझेंगे कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी की सभी ये गैसेज हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये सभी समझ रहे हैं आप कि ये कौन सी गैस है, कार्बन होगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब होगा क्या कि ये सल्फर जो है वो आपकी क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। अब जब सल्फर रिएक्शन करेगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमेशा एक गैस बनेगी, दैट इज कॉल्ड H2S। यहां पर क्या होगा, H2S गैस बनेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि H2S गैस जो होती है वो कैसी होती है, खुद कम्बसिबल होती है, ठीक है। कम्बसिबल मींस इसको जल्दी से जलाया जा सकती है, जल्दी से हीट के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या होगा, यहां पर जब बहुत सारी गैस बन जाएगी तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा,
ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। सिंपल वापस समझे कि ये जो पूरा चैनल है इसमें बहुत सारी गैसेज हैं आपकी, ये गैसेज हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो सल्फर है, सल्फर क्या करेगा, वाटर के संग रिएक्शन करके, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके H2S गैस बना देगा वहां पर, ठीक है, H2S गैस बना देगा। तो ये गैस क्या होती है, खुद कंबस्टिबल या क्या कहें फ्लेमेबल होती है, ठीक है। अब फ्लेमेबल होती है तो क्या होगा, ये आग को जल्दी से पकड़ लेती है। इससे क्या होगा कि यहां पर एनर्जी ज्यादा होने की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होने का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। अब उस ब्लास्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर फ्री सरफेस प्रोवाइड किया जाता है। सिंपल सी बात याद रखेंगे, बहुत सिंपल है एकदम, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब दूसरा, कई बार आपने देखा होगा जंक्शंस पर क्या होता है, यहाँ पर इसी वजह से मेन होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जो मेन होल होते हैं वो क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि जो गैसेज हैं उनको आसानी से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा कहां पर और होता है, ऐसा चैनल्स के अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल चैनल्स कह सकते हैं, या फिर नालियां जो होती हैं आपकी, ठीक है, सीवर की जो नालियां होती है उनमें भी क्या होता है, जालियां लगाई जाती है। जालियां क्यों, ताकि जो H2S गैस है उसको बाहर निकाला जा सके, और इसलिए नालियां भी कभी फ्लो कर नहीं चलती, वो भी चैनल का एक पार्ट है। क्यों, क्योंकि H2S गैस बनेगी तो वहां पर ब्लास्ट होने के चांसेस कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे इस वजह से। अब देखें यहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि अपने दो फ्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो फ्लो, एक तो आपका कौन सा फ्लो है, एक तो होता है आपका पाइप फ्लो, दूसरा आपका होता है चैनल फ्लो, ठीक है। अब देखें पाइप फ्लो चैनल फ्लो में साथ में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, और हमने इसी को सेलेक्ट क्यों किया है। ओपन चैनल फ्लो में अपन किस तरीके का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, रिजिड है या मोबाइल स्ट्रक्चर, मोबाइल बाउंड्री टाइप है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसका जो अपन बना रहे हैं, एक तो प्रिज्मेटिक सेक्शन होगा, कैसा सेक्शन होगा, तो इन सभी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें मैं बात कर रहा हूं पहले पाइप फ्लो के बारे में, ठीक है, दूसरा मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, चैनल फ्लो के बारे में, चैनल फ्लो के बारे में। तो देखें पाइप फ्लो की बात कर लेता हूं। पाइप फ्लो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया और रफ कन्वीनियंस आपको बस समझना है इसको, कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब इस डायग्राम में होगा क्या कि आपने जब कभी पाइप फ्लो पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा, ये आपका डेटम हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से इसका जो सेंटर जा रहा है, तो सेंटर से आप मान लीजिए इसका सेंटर है, तो होगा क्या यहाँ से मैंने मान लिया इसको Z1 और यहाँ से मान लिया इसको Z2। ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, इससे ऊपर वाली क्या हो जाती है, P1 अपॉन ρg वैल्यू हो जाती है, और यहाँ पर P2 अपॉन ρg वैल्यू हो जाएगी। और इससे ऊपर जो वैल्यू होगी, ये जो आपकी इससे ऊपर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो क्या होगी आपकी V² अपॉन 2g, V1² अपॉन 2g, और ये हो जाएगी आपकी V2² अपॉन 2g वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि EGL लाइन HGL लाइन चलती है, ठीक है। तो इस जगह की अगर मैं बात करूँ सेम टू सेम, अगर मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करूँ तो देखें यहाँ पर एक बेड बना दिया आपने, ये आपका डेटा मान लीजिए, ये बेड स्लोप यहाँ पर हो चुकी है कोई ना कोई एंगल के साथ, और इस तरीके से मान सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ये आपका फ्री सरफेस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करता हूँ कि जो आपका पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो में जो बहने का रीजन है, पाइप फ्लो में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका रीजन क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर या डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, इस जगह पर वाटर फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि प्रेशर में चेंज होने के कारण इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ और है, इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ और है, इस वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। जबकि चैनल फ्लो किस तरीके से होता है, यहाँ पर जो आपका फ्लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, अंडर ग्रेविटी या अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से कोई फ्लो नहीं हो रहा। दूसरी चीज, पाइप फ्लो में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे और लिखता हूँ दूसरा, तो क्या हो जाएगा, नो फ्री सरफेस, कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, फ्री सरफेस होगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। दो पॉइंट क्लियर है। देखिए पहला तो डिफरेंस में प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण पाइप फ्लो होता है, जबकि अंडर ग्रेविटी की वजह से या फिर बेस फ्लो जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, चैनल, ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। दूसरा, यहाँ कोई फ्री सरफेस नहीं होती, जबकि चैनल्स में फ्री सरफेस होती है हमेशा। तीसरी चीज, जब अपन पढ़ते हैं इसमें चैनल फ्लो या पाइप फ्लो में, तो एक अपन पढ़ते हैं HGL लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो देखें यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में जो पाइप की जो बाउंड्री है, जो पाइप की जो बाउंड्री है उससे ऊपर आपका क्या चल रहा होता है, HGL चल रहा होता है, ठीक है। सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं कि जो पाइप फ्लो में जो आपकी HGL लाइन होती है, HGL लाइन मींस का मतलब है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये आपकी कहां होती है, पाइप फ्लो से ऊपर होती है, मींस बाउंड्री जो है पाइप की उससे कैसी होती है, ऊपर होती है। जबकि यहां पर
अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर HGL कहाँ पर होती है, फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड करती है। सिंपल है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फ्री सरफेस तो होता ही है, तो फ्री सरफेस जहां पर है वहीं पर आपकी HGL लाइन भी क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी इस जगह पर। जबकि यहां पर क्या होगा, पाइप फ्लो जहां पर हो रहा है तो वहां पर बाउंड्री, जो पाइप बाउंड्री है उससे ऊपर आपका क्या होगा, फ्लो होगा उस जगह पर, ठीक है। अब दूसरी देखें, एक और मैं अगर बात कर लेता हूं कि मान लीजिए अगर मैं इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहां पर सॉलिड सरफेस है इस जगह पर, यहां पर भी क्या है आपका सॉलिड सरफेस है। अब मिड में क्या है, सॉलिड सरफेस नहीं, मींस ये जो बीच का जो सेंटर्ड है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी बनी हुई है, यहां पर क्या होगा, जो वाटर है जब सॉलिड बाउंड्री से दूर होता जा रहे हैं पार्टिकल, जो लेयर्स हैं जो मॉलिक्यूल है वाटर के, जब वो दूर होते जा रहे हैं सॉलिड सरफेस से, तो उनकी वेलोसिटी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि इन सपोर्ट्स पर, सॉलिड सरफेस पर वेलोसिटी क्या है, जीरो, नो स्लिप कंडीशन अपन जानते हैं, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखें अगर मैं इस जगह पर बनाता हूं वेलोसिटी का डायग्राम तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, ठीक है। अब यहां पर देखें क्या है, यहां पर क्या हो रहा है कि पहले जो आपका सॉलिड सरफेस है वहां तो हमेशा क्या रहेगा, वेलोसिटी जीरो रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप जानते हैं नो स्लिप कंडीशन क्या कहती है कि सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड की लेयर होती है वो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। कारण क्या होता है कि उस पर सॉलिड सरफेस का रेजिस्टेंस कैसा होता है, काफी ज्यादा होता है। इस वजह से वो कैसी होती है, सॉलिड सरफेस पर जीरो वेलोसिटी के संग होती है। जैसे जैसे सॉलिड सरफेस से ऊपर आते जाते हैं तो लेयर्स पर जो सॉलिड सरफेस है उसका कंट्रोल कैसा होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, लेयर्स आपस में फिसलना चालू कर देंगी, और जैसे जैसे ऊपर आता चला जाऊंगा तो लेयर्स तेज स्पीड से मोशन करती हुई चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये सॉलिड सरफेस है और यहाँ पर कोई लेयर थी, सबसे पहली लेयर, इसको दूर करके दिखा रहा हूँ, जूम आउट करके, ताकि आपको सॉरी जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से लेयर काम कर रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई। अब जैसे जैसे मैं ऊपर चलूंगा क्या होगा, अब सॉलिड सरफेस की इस सेकंड लेयर पर जो पकड़ है या फिर कहेंगे जो इस पर जो इफेक्ट है वो कैसा है, कम है। कम होने के कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन किससे ज्यादा होगी, जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो लेयर है, एडजेसेंट लेयर, उससे कैसी हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी। जब मैं और ऊपर जाऊंगा तो इस पर भी सॉलिड सरफेस का जो प्रभाव है, सॉलिड सरफेस का जो कंट्रोल है वो कैसा है, कम है, तो ये थोड़ी और स्पीड से चलेगी। जब थोड़ा और आएंगे तो ये थोड़ी और स्पीड से चलेगी। इस तरीके से जब ऊपर आते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, समुद्र में लहरें बनना चालू हो जाती है, क्योंकि सबसे टॉप सरफेस जो होता है उस पर सॉलिड सरफेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस वजह से लहरें, अनबैलेंस सिस्टम बन जाता है और वेव्स वहां पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम समझ आएगा, इसको अपन नो स्लिप कंडीशन अपन इसको बोलते हैं। तो नो स्लिप कंडीशन समझ में आया, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सॉलिड सरफेस पर जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की वो कैसी होती है, जीरो होती है, ठीक है। और यहां पर भी देखेंगे सॉलिड सरफेस पर जीरो है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, मींस फ्री सरफेस की तरफ, जहां पर वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है। सेम यहां पर अगर मैं देखूंगा तो दोनों तरफ सॉलिड बाउंड्री है, तो दोनों तरफ यहां पर वेलोसिटी जीरो, यहां भी वेलोसिटी जीरो। लेकिन मिड सेक्शन में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और बीच सेक्शन में मींस सेंटर पर क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स होगा, और यहां पर क्या है, वेलोसिटी जीरो, और यहां पर भी क्या है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। समझ में आ रही होगी। तो पाइप फ्लो का एक डिफरेंस समझ में आया कि ये डिफरेंस इन प्रेशर के कारण फ्लो होता है, नो फ्री सरफेस, और जो HGL है वो आपके बाउंड्री ऑफ पाइप से क्या होती है, ऊपर होती है। जबकि HGL यहाँ पर क्या होती है, जो सरफेस है फ्री सरफेस उस पर ही कोइंसाइड करती है, और फ्री सरफेस, इसमें फ्री सरफेस होता है, इसमें फ्री सरफेस नहीं होता है। तीसरी चीज कि ये किस वजह से फ्लो करती है, अंडर ग्रेविटी, या फिर कहेंगे ये ग्रेविटी की वजह से या फिर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या करती है, ये फ्लो करती है यहाँ पर, ठीक है, जो अपना कोई भी फ्लूइड है वो। तो अब आगे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कि जो अपना पाइप फ्लो होता है वो जनरली क्या होता है, तो सिंपली देखें, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं कि जो पाइप फ्लो है वो जनरली क्या होता है आपका, वो सर्कुलर होता है, ठीक है। जो सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन कैसा है, वो सर्कुलर है। जबकि जो आपका जो अगर बात करें ओपन चैनल फ्लो में, तो चैनल्स आपके कैसे हो सकते हैं, ट्रेपेजियम भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, या ट्राइंगुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे जनरली कि जो पाइप है, पाइप आर जनरली सर्कुलर, पाइप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। जबकि अगर मैं चैनल की बात करूं तो दे कैन बी ऑल्सो ये आपके ट्राइंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, और ये आपके ट्रेपेजॉइडल भी हो सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और ट्राइंगुलर तीनों ही ये हो सकते हैं, जबकि ये आपका नहीं हो सकता।
ये आपके हो सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो पाइप फ्लो होता है वो जनरली सर्कुलर सेक्शन से होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका जब अपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं, तो वहां पर देखेंगे तो ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और ट्रापेजॉइडल, ये सभी क्या होते हैं आपके पार्ट, ये सभी पार्ट हो, या फिर कह सकते हैं इस टाइप के क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। और ये सर्कुलर भी हो सकता है, चैनल आपका सर्कुलर भी हो सकता है। तो ये आपका एक और डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अगली अगर मैं चलिए बात कर लेता हूं कि जो पाइप फ्लो होता है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये आपका रेनॉल्ड के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स कॉन्सेप्ट। तो रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखें उसको भी देख लेते हैं। रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है, मैं मान लीजिए बात कर देता हूं, रेनॉल्ड नंबर RE इक्वल्स टू, ये आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। ये किस पे काम करता है, रेनॉल्ड नंबर पे काम करता है, दैट इज इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। जबकि अगर मैं बात करता हूं कि जो चैनल फ्लो है ये आपका किस पे काम करता है, फ्रॉड नंबर पे, ये आपका फ्रॉड्स नंबर पे काम करता है, ठीक है, या फ्रॉड कॉन्सेप्ट पे। अब फ्रॉड कॉन्सेप्ट अपन बात कर चुके हैं। फ्रॉड कॉन्सेप्ट क्या होता है, FR यदि मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स अंडर द रूट। ये तो किस पे काम कर रहा है, फ्रॉड नंबर किस पे, सॉरी फ्रॉड नंबर पे कौन काम कर रहा है, आपका चैनल फ्लो। और जबकि जो रेनॉल्ड नंबर है उस पे कौन काम कर रहा है, आपका पाइप फ्लो। तो पाइप फ्लो समझ में आया और आपका चैनल फ्लो, दोनों ही सिंपल समझ में आए होंगे। अब अगर मैं चलिए आगे बात कर लेता हूं और क्या डिफरेंस हो सकते हैं और किस तरीके से बात कर सकते हैं। और देखें अगर मैं बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की, तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात कर लेता हूं कि जो रेनॉल्ड नंबर होते हैं किसके लिए, पाइप फ्लो के लिए। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू किससे कम है, 2000 से कम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू RE की वैल्यू किससे 2000 से ज्यादा हो जाए लेकिन 4000 से कैसी हो, कम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो। मींस अभी तक पूरा का पूरा जो फ्लो है वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रही है, चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से कैसी हो जाती है, ज्यादा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। तो सिंपल समझ में आया होगा। देखें यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो लेमिनार, यदि रेनॉल्ड नंबर 4000 और 2000 के बीच में है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन, यदि 4000 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपन टर्बुलेंट बोलेंगे। जबकि अगर मैं यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की बात करता हूँ, तो अगर रेनॉल्ड नंबर आपका 500 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, अपन लेमिनार फ्लो बोलेंगे, ठीक है, लेमिनार। अपन फ्लो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, टर्बुलेंट, या फिर लेमिनार, या फिर अपन कह सकते हैं क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो, और वेरिड, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली, या फिर कहेंगे स्पेशली वेरिड फ्लो, या फिर कहेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो। इन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी है, 500 से कम है, तो क्या बोलेंगे उसको, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। अगर यही वैल्यू क्या होगी, 500 से ज्यादा है लेकिन किससे कम है, 2000 से कम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो। इसको अपन ट्रांजिशन फ्लो बोल दिया। और अगर यही वैल्यू, ट्रांजिशन फ्लो हो गया, अगर यही वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कैसी हो जाती है, ज्यादा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो सिंपल से एक डिफरेंस जो है वो समझ में आपके आ रहे होंगे कि मैं पाइप फ्लो में और चैनल फ्लो में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, तो किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और सिंपली समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन में एग्जाम में यदि पूछ भी लिया जाता है आपसे तो आप इजीली वहां पर आंसर अप कर पाएंगे। तो देखें दोनों ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब अगर मैं आगे बात कर लेता हूं कि भाई मैं जो चैनल में काम में ले रहा हूं, मेरा जो चैनल है कि मीन चाहे वो ट्रैपेजॉइडल है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो ट्राइंगुलर है, तो उसमें मैं कौन सा सेक्शन काम में ले रहा हूं, क्या मेरा सेक्शन नेचुरल एक चैनल है जिसका मैं बात कर रहा हूं, या फिर जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, जिसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्या मेरा प्रिज्मेटिक है या नॉन प्रिज्मेटिक है, या फिर वो आपका रिजिड है या मोबाइल बाउंड्री वाला शो कर रहा है। तो देखें सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, देखें कि चैनल कितने कितने टाइप के, किस तरीके से अपन स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले आपका है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चैनल। तो देखें, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल चैनल के बारे में अगर बात करें तो देखो आर्टिफिशियल कौन कौन से हो सकते हैं। आर्टिफिशियल आपका होगा कैनाल हो गया, ठीक है, कैनाल हो गया, सीवर हो गया, ये सभी क्या है आपके आर्टिफिशियल है। और यदि मैं बात करता हूँ नेचुरल की, तो नेचुरल आपका रिवर हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सभी क्या है, या फिर समुद्र हो गया, ये सभी क्या है आपके सी, रिवर या फिर पॉन्ड, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल चैनल्स के। और आर्टिफिशियल के क्या एग्जांपल है, कैनाल हो गया, सीवर हो गया आपका। दूसरा अगर देखिए, दूसरे क्लासिफिकेशन या दूसरे एक पॉइंट की बात करता हूं, एक आपका होता है प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक,
और एक आपका होता है नॉन प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। अब देखें प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक में क्या डिफरेंस होता है। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, तो प्रिज्मेटिक का सिंपल सा रिलेशन समझे आप। प्रिज्मेटिक क्या होता है, एक ऐसा चैनल जिसमें बेड ऑफ चैनल या फिर कहेंगे स्लोप ऑफ द बेड, ठीक है, या फिर कहेंगे अपन जो क्रॉस सेक्शन है वो, या फिर कह सकते हैं शेप ऑफ चैनल। तो मैं बात करूंगा कि इफ अगर यहाँ पे सिंपली तीनों क्रॉस सेक्शन, अपन जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है, जो भी आपका शेप है चैनल का, अगर वो चेंज नहीं होता थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चैनल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ बेड स्लोप हो सकता है वो, या फिर आपका शेप हो सकता है, शेप ऑफ चैनल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका स्लोप ऑफ चैनल, शेप ऑफ चैनल हो गया, बेड स्लोप हो गया, या फिर क्रॉस सेक्शन हो सकता है। अगर ये सभी कांस्टेंट रहते हैं, तो मैं लिखा इफ बेड स्लोप, शेप ऑफ चैनल या क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ये वैल्यू आपकी क्या रह जाती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो कांस्टेंट रहेंगी तो सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब ये वैल्यूज ही कांस्टेंट हैं थ्रू आउट द, मैं लिख देता हूं कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ चैनल, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ चैनल, चैनल जो लेंथ है चैनल की उसके थ्रू आउट, यदि आपकी जो शेप ऑफ चैनल है, क्रॉस सेक्शन है या फिर बेड स्लोप है, वो आपकी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट बनी रहती है, तो ऐसे चैनल को क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। और अगर थ्रू आउट द लेंथ या फिर कहेंगे लेंथ जो टोटल लेंथ है उसमें अगर ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं, वेरिएबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल बोलेंगे, ठीक है। दोनों ही समझ में आ गए होंगे, प्रिज्मेटिक क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है। सिंपली आर्टिफिशियल नेचुरल के बारे में समझ में आया, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक के बारे में समझ में आया है। बेड स्लोप के अकॉर्डिंग, बेड स्लोप क्रॉस सेक्शन शेप अगर चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द तो प्रिज्मेटिक, और यदि चेंज हो जाता है तो नॉन प्रिज्मेटिक। तीसरा एक और पॉइंट अपन बात कर लेते हैं, देखिए रिजिड, एक मैंने बात की रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल, रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल, तो इसके बारे में भी एक बार अपन लोग देख लेते हैं। देखिए रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब है जहां पर डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। बाउंड्री या क्या हो सकता है, बाउंड्री जो है वो आपकी रिजिड है, इसमें चेंज होना क्या है, बहुत ही पॉसिबल नहीं है। रिजिड का सिंपल लिख देता हूं कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री वो कैसी है, नॉन डिफॉर्मेबल, उनको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, नॉन डिफॉर्मेबल, ठीक है। सिंपल सी क्या बात कर रहे हैं, रिजिड की बात करूं पहले। रिजिड चैनल कौन से होते हैं, रिजिड बाउंड्री चैनल का मतलब क्या है, बाउंड्री नॉन डिफॉर्मेबल, उसकी बाउंड्री कैसी है, उनकी नॉन डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल नहीं हो सकती। दूसरी चीज कहेंगे कि सिल्टिंग, स्कोरिंग, सिल्टिंग, स्कोरिंग और डिपोजिशन, ये सभी आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात कर लेता हूं, वाटर हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाटर में क्या होता है, यदि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ओनली, मींस क्या कर सकते हैं अपन, वाटर ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है डेप्थ ऑफ फ्लो, यहां पर लेके चल रहे हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, डेप्थ ऑफ फ्लो। तो देखें सिंपल समझ में, आज समझा देता हूं एक बार कि रिजिड बॉडी चैनल, रिजिड बाउंड्री या रिजिड बॉडी चैनल क्या होते हैं, एक ऐसी चैनल जिनकी बाउंड्री नॉन डिफॉर्मेबल होती है, चेंज नहीं हो सकती है, चेंज नहीं होती है, जहां पर सिल्टिंग, स्कोरिंग, डिपोजिशन जैसी कोई बीमारियां, कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तीसरा, वाटर हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओनली वाटर में क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मींस डेप्थ ऑफ फ्लो ओनली, ये किसके लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है वाटर, यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंज आ सकता है ओनली, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूं मोबाइल बाउंड्री चैनल की, तो देखें ये क्या होते हैं, मोबाइल बाउंड्री चैनल का सीधा सीधा मतलब है कि जहां पर डिफॉर्मेबल, बाउंड्री कैसी होगी, डिफॉर्मेबल होगी, बाउंड्री कैसी होगी है, डिफॉर्मेबल। दूसरा सिल्टिंग, ये सारे काम होंगे आपके, सिल्टिंग, स्कोरिंग और डिपोजिशन, ये सभी क्या होते हैं आपके चैनल में। और अगर मैं बात कर लेता हूं वाटर की, तो देखें वाटर यहां पर, वाटर हैव 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, तो वहां पर सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं कि यदि आपका रिजिड चैनल है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यदि आपका मोबाइल बाउंड्री चैनल है तो वहां पर आपको 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। अब 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होते हैं वाटर के, वो भी देख लेते हैं, मींस किस किस में चेंज आ सकता है। तो देखें डेप्थ ऑफ फ्लो, यहां पे मैं लिख देता हूं चारों पॉइंट को, देखें डेप्थ ऑफ फ्लो में तो आ ही सकता है चेंज, ठीक है। इसको मैं एक बार बाउंड्री कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ये चीजें,
ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फ्लो तो होगा ही होगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ बेड स्लोप में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्रीडम, इसमें भी फ्रीडम है आपको। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो लेआउट भी चेंज हो सकता है। और चौथा अगर बात करें तो जो चैनल की विड्थ है, चैनल की जो विड्थ है उसमें भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सिंपल। अब वापस से एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि हम किस सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो देखें, आर्टिफिशियल कैनाल और सीवर हो गया है, नेचुरल आपका रिवर हो गया, प्रिज्मेटिक का मतलब है बेड स्लोप, शेप ऑफ चैनल, क्रॉस सेक्शन अगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चैनल चेंज नहीं हो रहे हैं तो प्रिज्मेटिक, और हो रहे हैं तो नॉन प्रिज्मेटिक। अगर रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल की बात करूंगा तो रिजिड का मतलब क्या है, बाउंड्री नॉन डिफॉर्मेबल है आपकी, और सिल्टिंग, स्क्वायरिंग, डिपोजिशन जैसी कोई बातें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और वाटर है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो है। यहां पर मोबाइल बाउंड्री में क्या होगा, वाटर है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड स्लोप, लेआउट और चैनल विड्थ, ठीक है, इन सभी में चेंज आ सकता है। दूसरी चीज, बाउंड्री यहां पर डिफॉर्मेबल होती है मोबाइल बाउंड्री चैनल के अंदर, ठीक है, और सिल्टिंग, स्कोरिंग, डिपोजिशन जैसी बीमारियां भी, ऑब्स्ट्रक्शन भी होते रहते हैं। तो सिंपल समझ में आया होगा कि ये किस किस तरीके के आपके चैनल हो सकते हैं। लेकिन मैं सिंपली यहां पर लिखना चाहूंगा कि कौन सा चैनल अपन यूज करते हो। देखिए, पहले एक बार इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि देखिए, रिवर को डिजाइन करने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि हम हमेशा आर्टिफिशियल चैनल को ही क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। आपने कभी देखा होगा तो कैनाल और सीवर ही डिजाइन किए थे, रिवर तो नेचुरल है, उसको आप क्या डिजाइन करोगे, ठीक है। तो कैनाल और सीवर मींस आर्टिफिशियल चैनल्स को ही क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। दूसरी चीज बात कर लेते हैं, देखें, प्रिज्मेटिक, तो हमेशा हम लोग प्रिज्मेटिक सेक्शन को, प्रिज्मेटिक चैनल को ही डिजाइन करेंगे। तीसरा, हमेशा रिजिड चैनल ही डिजाइन किया जाएगा, रिजिड बाउंड्री चैनल। तो मैं यहां पर एक सिंपल सी बात यहां पर आपके लिए लिख सकता हूं इसको, कि जो चैनल हम लोग यूज करते हैं ओपन चैनल फ्लो में जो डिजाइन कर रहे हैं, वो कौन सा चैनल करेंगे, वो यूज होगा आपका आर्टिफिशियल प्रिज्मेटिक एंड रिजिड बाउंड्री चैनल, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि इन ओपन चैनल फ्लो, इन OCF channel designed as artificial आपका आर्टिफिशियल चैनल होगा। और कौन सा होगा आपका, प्रिज्मेटिक एंड रिजिड बॉडी एंड रिजिड बाउंड्री चैनल। तो सिंपली याद रखेंगे, एग्जाम में यदि आपसे पूछ लेता है, कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर कर सकते हैं कि OCF में चैनल जो डिजाइन किया जाता है वो कैसे मान के डिजाइन किया जाता है, हमेशा आर्टिफिशियल माना जाएगा, प्रिज्मेटिक माना जाएगा एंड रिजिड बाउंड्री चैनल वो माना जाएगा, तभी उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस है, यहां तक मैंने आपको जो चीज समझाई है वो ये है कि कौन सा तो अपन चैनल काम में लेके चल रहे हैं पूरे फ्लो में, ताकि आपको जो अपन ने सारी बातें समझाई हैं, आपको अगर न्यूमेरिकल समझ में आए तो वहां पर हमेशा आपके दिमाग में कभी ये नहीं आए कि ये जो OCF है इसमें हम हमेशा ओपन चैनल फ्लो जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो OCF और ओपन चैनल फ्लो है, इसमें हम ओनली सिविल इंजीनियरिंग में इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इस पूरे चैप्टर में हम हमेशा आर्टिफिशियल चैनल को ही क्यों डिजाइन कर रहे हैं, प्रिज्मेटिक क्यों कर रहे हैं, रिजिड बाउंड्री ही क्यों कर रहे हैं। तो इन सभी का एक इंट्रोडक्शन, एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और सीवर सिस्टम में फ्री सरफेस क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां पर H2S गैस जो बनेगी उससे ब्लास्ट नहीं हो जाए, इस वजह से गैसेस को बाहर निकालने के लिए वहां पर मेन होल्स आप जानते होंगे क्या होता है, मेन होल्स जो होते हैं अलग अलग टर्मिनल पॉइंट्स, या फिर कह सकते हो मीटिंग पॉइंट, जो अपना मान लीजिए कि आपने देखा होगा कई बार जो मीटिंग पॉइंट होते हैं जहां पर सीवर सिस्टम जा रहा होता है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे घर हैं इस तरीके से और सीवर सिस्टम जा रहा है, तो सीवर सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए इस घर का जो सीवर सिस्टम है इससे कनेक्ट है, यहाँ पर कोई घर है उसका भी कनेक्ट है, यहाँ पर कोई घर है उसका भी सीवर सिस्टम से कनेक्शन है, इस तरीके से कनेक्शन है। तो क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे एक जंक्शन बन गया, मान लीजिए यहाँ पर आकर बहुत सारे घरों का जंक्शन बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एक मेन होल प्रोवाइड करा दिया जाता है रोड पर, ठीक है। अब मेन होल प्रोवाइड कराने से क्या होता है, उसकी सफाई भी हो जाती है। आपने देखा होगा मूवीज में ज्यादातर वहां पर एक सिंपल एक पर्सन खड़े हो सकते हैं, वहां लड़ाइयां होती हैं तो सिंपल एक खड़े हो जाते हैं लोग, तो इतना ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है एक सीवर सिस्टम का, तो वहां पर हमेशा एक फ्री सरफेस छोड़ने का रीजन क्या है, ताकि H2S गैस की वजह से वहां पर ब्लास्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद मैंने आपको ओपन चैनल फ्लो और आपका जो पाइप फ्लो होता है, इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेनॉल्ड नंबर के बारे में समझाया, फ्रॉड नंबर के बारे में बताया, देन आपको बताया कि कौन कौन से चैनल सेक्शन होते हैं और हम कौन सा चैनल सेक्शन डिजाइन करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। अभी देख लिया अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज
मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। अब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने को समझना है, मोस्ट इकोनॉमिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार वही कॉन्सेप्ट वही सेम क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से एकदम। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या है। देन उसके बाद ही अपन आगे इसमें समझ पाएंगे, जो भी बातें हैं जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपन बाद में समझेंगे। पहले ये समझें कि मोस्ट एफिशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखें, मान लीजिए कि आप किसी भी एक कैनाल को डिजाइन कर रहे हैं। अब कैनाल को डिजाइन करें तो आप वहां पर दो चीजें जरूर चाहते हैं। पहली बात तो कि मिलियंस ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी वहां से क्या हो, एक साथ फ्लो हो पर सेकंड पे। अगर मैं देखूं उसको डिस्चार्ज ऑब्टेन करूं तो वो कैसा होगा, मैक्सिमम हो। ठीक है, दूसरी चीज कि आपका कम से कम पैसा लगे लाइनिंग करने में, या फिर कह सकता हूं मैं कि आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका पैरामीटर है या फिर जो भी आपका क्रॉस सेक्शन आप डिजाइन कर रहे हैं वहां पर वाटर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है बॉटम पर और जो आपका स्लोप बेड है वहां पर, वो बहुत कम हो। रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो क्या होगा, फ्लो या फिर कहेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखें कि मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट चैनल होता क्या है, तो एक ऐसा चैनल जिसमें मैक्सिमम तो क्या हो, डिस्चार्ज। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए चैनल विच हैव, तो दो चीजें जरूरी हैं उसको रखना। पहला तो पॉइंट कौन सा है, दैट इज डिस्चार्ज, कि वहां पर क्या हो, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और डिस्चार्ज मैक्सिमम। और दूसरी बात, डिस्चार्ज चलिए मैक्सिमम हो गया, लेकिन साथ में क्या होगा, वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल। ठीक है, दो चीजें अपनी बात समझ में आई। क्या समझ में आया कि एक ऐसा चैनल, एक चैनल विच हैव मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड इकोनॉमिकल, एक ऐसा चैनल जिसका मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, साथ में उसकी लाइनिंग करने में, उसको बनाने में पैसा कम लगता हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल बोल देते हैं। अब ये चलिए ये समझ में आ गया आपके। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए किस तरीके से ये आपको मोस्ट इकोनॉमिकल बनेगा और साथ में मोस्ट डिस्चार्ज या फिर मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने वाला एक चैनल हम लोग बना पाएंगे आगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ डिस्चार्ज का, Q इक्वल्स टू दैट इज 1/n A इंटू R की पावर 2/3 इंटू S नॉट की पावर 1/2। ठीक है, ये आपके सामने एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, 1/n A इंटू R की पावर 2/3 S नॉट की पावर 1/2। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या चीजें क्या है, देखें तो वेयर n क्या है यहाँ पर, रफनेस कॉफिशिएंट। ठीक है, मैंने लिखा रफनेस कॉफिशिएंट क्या है आपका, 1/n, या फिर सॉरी n क्या है आपका, रफनेस कॉफिशिएंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा A की, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ चैनल। A क्या है, एरिया ऑफ चैनल हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ S नोट की, तो S नोट क्या है, स्लोप ऑफ चैनल। तो अपने स्लोप ऑफ चैनल लिख दिया, स्लोप ऑफ चैनल। तो तीन नाम आपको समझ में आए। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा आपके काम आएगा मोस्ट एफिशिएंट या फिर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। तो देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज इक्वल्स टू 1/n A इंटू R की पावर 2/3। पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं इन फॉर्मूले के ऊपर, जब अपन ने आपको फॉर्मूला कॉफिशिएंट के बारे में बात की थी। तो 1/n इंटू A इंटू R की पावर 2/3 S1 की पावर 1/2। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिसमें n क्या है आपका, रफनेस कॉफिशिएंट है, S नॉट क्या है आपका, स्लोप ऑफ चैनल, और A क्या है, एरिया ऑफ चैनल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि फॉर मैक्सिमम, यहाँ पे मैंने एक बार और निकाल लेते हैं कि मैंने लिखा फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज मुझे ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर n A और S नॉट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो मैंने लिखा फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज Q मैक्स के लिए क्या होगा आपका, A N एंड S नॉट आर कांस्टेंट। ये सभी क्या है आपके कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट है तो मैं सिंपल सी अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ पर Q जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो चुका है, R की पावर 2/3 के। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी अगर बात करें तो क्या हो चुका है इस जगह पर, डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या हो गया, R की पावर 2/3 के। अगर मैं लिखता हूं, देखिए R क्या होता है, R है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, R इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो यहां पर अगर मैं R का, आप जानते हैं R क्या होता है, एरिया अपॉन P, या फिर
एरिया ऑफ चैनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो यहाँ पर जब मैं इसको पुट करूंगा Q इक्वल्स टू A अपॉन P की पावर 2/3, तो यहां से आपको समझ में आया A तो वापस से क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली Q किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन P की पावर 2/3 के। मीन्स समझे बात को, जब P की वैल्यू, सिंपल सी बात है, जब P कैसा होगा मिनिमम, तो डिस्चार्ज क्या होगा मैक्सिमम। सिंपल समझ में आया है कि P जब मिनिमम होगा, P कम होगा, तो Q की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। सिंपल एक रिलेशन अपने को समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसी बात को लैंग्वेज की फॉर्म में देखें कि अपन ने क्या बोला था और किस तरीके से हुआ है, तो क्या ये अपन प्रूफ कर पाए जो चीज अपन ने थ्योरेटिकली बात की थी। तो देखिए मैंने बोला था एक ऐसा चैनल, चैनल क्या होता है, चैनल विच हैव डिस्चार्ज मैक्सिमम, एक ऐसा चैनल जिसका मैक्सिमम तो डिस्चार्ज हो और इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल कैसे होगा, पैरामीटर कम होगा तो वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल का मतलब उसकी लाइनिंग करने में कम पैसा कब लगेगा, जब उसका पैरामीटर कम होगा, क्योंकि वेटेड पैरामीटर ही कम होगा तो उस जगह पर इकोनॉमिकल तो बनना ही है वो। तो यहां से इसको थ्योरेटिकली भी प्रूफ अपन ने बताया है और साथ में इसको अपन ने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया है कि जहां पर P मिनिमम होगा उस जगह पर Q क्या हो जाएगा, आपका मैक्स हो जाएगा, डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम हो चुका होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। इनको सबको आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को किस तरीके से मैंने इसको फाइंड आउट किया। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्चार्ज मैक्सिमम हुआ है, तो डिस्चार्ज मैक्सिमम होने से क्या हो रहा है कि आपको फायदा होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम होने से फायदा हो रहा है। साथ में अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि अगर किसी भी जगह पर Q मैक्स होता है तो उसका नाम क्या हो गया आपका, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। ठीक है, अगर Q मैक्स है तो उसका नाम क्या देंगे, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। और यदि P मिनिमम के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात समझ में आएंगी। Q मैक्स है तो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, और आपका पैरामीटर P अब कहेंगे बेटर पैरामीटर आपका मिनिमम है तो उसको कहेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो जब पैरामीटर कम होगा तो लाइनिंग करने में क्या होगा, आपको सुविधा बहुत ज्यादा होगी। मींस लाइनिंग जब आप करेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा, लागत कम लगेगी, जिससे आपका सेक्शन कैसा होगा, इकोनॉमिक होगा। और जब डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा तो किस तरीके से होगा, देखिए अगर वेटेड पैरामीटर ही कम है तो उस जगह पर बेड पर और जो साइड स्लोप है वहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो बहुत कम होगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम है तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वो कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा तेज होगी। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा हाई है तो उस जगह पर वेलोसिटी हाई होने के कारण क्या होगा, डिस्चार्ज अच्छे से ऑपरेट होगा, क्योंकि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू AV। रिलेशन किसके साथ है, सीधा सीधा V के साथ। V जितना ज्यादा होगा डिस्चार्ज भी उतना ज्यादा होगा। तो ये एक रिलेशन आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन ने अभी बात की थी कि जो चैनल्स होते हैं आपके वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, चैनल्स, लेकिन पाइप हमेशा जनरली सर्कुलर टाइप का ही होता है। तो मैं बात करूं अब मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट जो सेक्शन है आपके, उनमें से कौन कौन सा सेक्शन कितना ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट है, कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सबसे कम एफिशिएंट है, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो देखें सबसे पहले मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में पहला जो आपका पार्ट है दैट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की एक एक थ्योरी को ढंग से एक बार समझेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स को भी अपन यहाँ पर करने वाले हैं for rectangular, for trapezoidal और whatever the section we will design। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन। देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन में होता क्या है, सिंपल सी बात कॉन्सेप्ट समझते हुए जाएंगे कि मान लीजिए ये क्या है, आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसमें यहाँ पर फ्री सरफेस प्रोवाइड कराया गया है। तो ये आपका मैंने मान लेता हूँ B है विड्थ, और ये डेप्थ ऑफ फ्लो जो है दैट इज Y। ये मैंने आपका मान लिया इस जगह पर। तो डेप्थ ऑफ फ्लो समझ में आ गया है, विड्थ समझ में आ गई है, तो ये भी आपका सिंपल में बिना लिखे भी आप समझ सकते हैं, ये भी क्या है आपका Y है। तो अगर मैं बात करूंगा कि टॉप सरफेस की, ये इसका क्या है आपका टॉप सरफेस है। ठीक है, तो टॉप सरफेस की अगर अपन बात करें तो देखें ये जो वैल्यू होगी यहां पर, ये जो वैल्यू है ये भी कितनी होगी, B होगी। टॉप विड्थ इसको अपन बोलते हैं, टॉप विड्थ, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, B हो जाएगी इस जगह पर। ठीक है, टॉप विड्थ मींस जो सेक्शन का जो टॉप है उसकी विड्थ कितनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो विड्थ है वो सेम बेड के जो आपका बॉटम है उसके बराबर है, तो अपन लिख दिया T इक्वल्स टू B। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं इसका एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, B इंटू वाई होगा। ठीक है, B इंटू वाई हो गया। अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो B की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, A अपॉन वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से पैरामीटर निकालना चाहूँ तो देखिए पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा B प्लस
y प्लस वाई। तो देखो वेटेड पैरामीटर बोलूं चाहे वेटेड पैरामीटर, इसका मतलब क्या है? वेटेड पैरामीटर मतलब पानी कितने हिस्से को यहाँ पर गीला कर सकता है, ठीक है। तो एक इस हिस्से को गीला करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर गीला करेगा। यहाँ तो फ्री सरफेस है आपका, ठीक है। तो 3 हिस्सों पर क्या करेगा? वाटर इसको वेट करेगा। तो मैंने क्या लिख दिया कि मैं लिखा v प्लस वाई मीन्स 2y, ठीक है। v प्लस वाई मैं लिख दिया b प्लस 2y, तो यहां से बन गया v प्लस 2y। तो ये क्या बन गया? आपका वेटेड पैरामीटर बन चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखें कि यहां पर मैं b की जगह या फिर इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बनाना है, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट है, मोस्ट इकोनॉमिकल मुझे चैनल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट चैनल बनाने के लिए देखें, मैं इसको अगर मैं फॉर्म में पुट करता हूं, मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया है? 1 हो गया है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को यहां पर पुट कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा? P इक्वल्स टू a/y प्लस 2y, ठीक है। ये मैं इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे देता हूं, ठीक है। 2 इक्वेशन मेरे पास बनी है। तो मैंने क्या किया? इस b इक्वल्स टू a/y में से इस इक्वेशन को मैंने उठा के क्या पुट कर दिया? यहां पर इसको पुट कर दिया, ठीक है। सिंपल समझ में आया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं? फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मैं क्या करूंगा? उसको मिनिमम मींस उसका जो पैरामीटर है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पैरामीटर शुड बी मिनिमम। तो P मिनिमम के लिए अपन क्या करेंगे? P मिनिमम मुझे ऑब्टेन होना चाहिए, ठीक है। अब P मिनिमम मुझे कैसे मिलेगा? P आपका ये रहा। P मिनिमम का मतलब है ये जो वैल्यू है, अगर इसका मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा? मुझे जो वैल्यू ऑब्टेन होगी P मिनिमम की, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जो सेक्शन है वो कितना इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो मैंने लिखा P इक्वल्स टू या फिर P इक्वल्स टू P मिनिमम इक्वल्स टू dp अपॉन dy दैट इज इक्वल्स टू 0। P को P मिनिमम करने के लिए मुझे इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तभी ये क्या कहलाएगा? आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाएगा। अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि और यहां पर क्या करूंगा? कंसीडरिंग ए कांस्टेंट, ए को एरिया को क्या मान रहे हैं अपन? कांस्टेंट मान रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। जैसा कि अपन पहले भी अभी थोड़ी देर पहले मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की थ्योरी में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंसीडरिंग ए कांस्टेंट, ए को मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा? देखें p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो d अपॉन dy और इसकी जगह मैंने पुट किया a अपॉन y प्लस 2y इक्वल्स टू 0। यहां से वैल्यू क्या आ गई? आपकी 0 निकल के आ गई। तो देखेंगे कि यहां पर क्या होगा? देखें a तो आपका कांस्टेंट है, तो यहां पर a अपॉन y का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा? a अपॉन माइनस a अपॉन y स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2y की जगह 2 आ गया दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से सिंपल सी अगर अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो क्या होगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई है? 2y स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन निकल के आया a इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। देन क्या कर सकते हैं? a इक्वल्स टू क्या था? देखें इस रिलेशन से b इंटू वाई, तो क्या लिखा? b इंटू वाई इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। तो क्या हुआ? एक y से एक y कैंसिल हो गया आपका। यहां पर यदि मैं देखता हूं तो v इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका? 2y आपका हो गया है। ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। देखें वापस से अपन कर रहे हैं, क्या होगा? अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका ये सेक्शन y है और ये डेप्थ ऑफ फ्लो y है और विड्थ क्या है? b है। एरिया क्या हो गया? b इंटू वाई हो गया। पैरामीटर क्या हो गया? b प्लस 2y हो गया। अब यहां से मैं b की जगह क्या लिख सकता हूं? a अपॉन वाई। तो यहां से a अपॉन वाई वैल्यू को मैंने पैरामीटर के फॉर्मूले में पुट किया। देन मिनिमम मुझे क्या चाहिए? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए क्या जरूरी है? p मिनिमम का 0 होना। मींस क्या कह सकते हैं कि p मिनिमम ऑब्टेन होने के लिए क्या जरूरी है? जो आपके पास पैरामीटर है उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाए तो वो p मिनिमम कहलाएगा। तो p इक्वल्स टू p मिनिमम dp ओपन dy का p का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो पैरामीटर का जो आप है, पैरामीटर का सेकंड नंबर इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में जब मैंने डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 के इक्वल किया, तो क्या हुआ? यहाँ से a अपॉन वाई का मैं डिफरेंशिएशन किया तो माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2y का 2 हो गया इक्वल्स 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं इसको। यहाँ से क्या हुआ? a अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो a क्या बच गया? 2y स्क्वायर हो गया। अब एरिया आपके पास क्या था? b इंटू वाई था।
अब एरिया की जगह आपने क्या पुट किया, b इंटू वाई पुट किया। अब जब b इंटू वाई आपने यहाँ पर पुट किया है तो यहाँ से क्या हुआ, y से एक y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, v इक्वल्स टू 2y। इसका मतलब ये है कि अपना सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा, जब जो आपकी जो विड्थ दी हुई है, अगर ये विड्थ इस y मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के कैसे हो जाए, डबल हो जाए, डबल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं v को क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ सेक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यदि आपसे कोई लैंग्वेज में ही पूछ लेता है कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन कब कहलाता है, कब कहलाएगा, और ऑप्शन इस तरीके से हो, तो वहां पे याद रखें जब डेप्थ ऑफ फ्लो के दुगने के बराबर कौन हो जाएगा, आपका विड्थ ऑफ सेक्शन। जब विड्थ ऑफ सेक्शन डेप्थ ऑफ फ्लो के 2 टाइम्स के बराबर हो जाती है तो उस जगह पर उस सेक्शन को अपन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन आपको समझ में आता है। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हर एक पैरामीटर को, जो पैरामीटर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं, उन पैरामीटर्स को यदि मैं एक बार सारे के सारे लिख देता हूं तो देखें किस तरीके से यहाँ पर डील होगा। तो इसको अपन एक बार रफ कर देते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस तरीके से अपन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की बात कर सकते हैं। तो देखें, मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पर, ये मैं हर एक सेक्शन को डिजाइन करने के बाद आपको बेसिक यहाँ पर डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है ज्योमेट्री पैरामीटर्स, ज्योमेट्री पैरामीटर्स। तो ज्योमेट्री पैरामीटर्स को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री पैरामीटर्स। सबसे पहले देखें, बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट आपका होगा दैट इज t इक्वल्स टू जो टॉप विड्थ है, जो आपकी टॉप विड्थ है t, ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के लिए। अभी मैंने क्या फाइंड आउट किया है कि जो b है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2 इंटू वाई के, 2 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर आपका b होना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो जब डेप्थ ऑफ फ्लो के जब दुगने के बराबर क्या हो जाए, विड्थ, तो b की वैल्यू 2 इंटू वाई के बराबर हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन बोलेंगे। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ से देखें, टॉप विड्थ t क्या है आपका, जब टॉप विड्थ किसके इक्वल है, b के, और b किसके इक्वल है, 2y के, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टॉप विड्थ भी किसके इक्वल हो चुकी है, 2y के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, यदि मैं दूसरा पॉइंट देखता हूं कि जो वेटेड पैरामीटर है, अब वेटेड पैरामीटर क्या होता है इसका, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस 2y था। ठीक है, तो b प्लस 2y, लेकिन b किसके इक्वल है, 2y के, तो मैंने लिखा है 2y प्लस 2y, तो वापस क्या आ गया, ये 4y बन गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 4y आंसर आ गया। तीसरा अगर मैं पॉइंट देखता हूं, देखिए तीसरे पॉइंट में कि जो एरिया है, एरिया क्या है आपका b इंटू वाई, तो क्या हो गया b इंटू वाई। अब b की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2y, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2y इंटू वाई, फाइनल क्या बन गया, 2y स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा पॉइंट, दैट इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस। इसके ये क्या होता है आपका a अपॉन p। अब देखें a तो यहां से आपका ऑब्टेन हुआ है, अभी a क्या ऑब्टेन हुआ है, दैट इज 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2y स्क्वायर अपॉन p, यहां से क्या ऑब्टेन हुआ है अभी अपने को, दैट इज 4y, तो मैंने लिखा है 4y। तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम से कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर क्या मिल गया, दैट इज y अपॉन 2। ठीक है, यहां से क्या आंसर मिल गया आपको, y अपॉन 2। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, देखें एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज d। d क्या होता है आपका, हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, a अपॉन t, a अपॉन टॉप विड्थ। ठीक है, तो इसको यदि मैं इक्वल करता हूं तो देखें एरिया की जगह तो क्या आ जाएगा आपका, एरिया तो अभी निकाला था अपने, यहां से देखें एरिया दैट इज 2y स्क्वायर। ठीक है, और टॉप विड्थ अपनी कितनी थी, दैट इज 2y, तो यहां से जब y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू y। तो आपकी जो डेप्थ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगी वो y के इक्वल हो जाएगी, मींस डेप्थ ऑफ फ्लो के। और यदि मैं 6 पॉइंट देखता हूं तो अपन जानते हैं कि जो फ्रॉड नंबर होता है इसके अंदर, दैट इज v अपॉन रूट g इंटू वाई। आई होप आपको समझ में आया होगा ज्योमेट्री पैरामीटर्स मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया है। सिंपल मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ और किसका क्या लैंग्वेज में मतलब है वो भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा सबसे पहले कि मुझे अगर मुझे टॉप विड्थ चाहिए, पहली बात तो मुझे रिलेशन किससे आया, जब मैंने पैरामीटर को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और उसको मिनिमम करने के लिए 0 के इक्वल किया, तो मुझे वहां से एक रिलेशन मिला कि जो विड्थ है आपकी, विड्थ ऑफ सेक्शन है, यदि वो आपके डेप्थ ऑफ फ्लो के दुगने के बराबर हो जाती है तो वो सेक्शन कैसा कहलाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन कहलाएगा। अब मैंने सभी पैरामीटर्स को y के रिस्पेक्ट में रख के देखा और कुछ रिलेशन इनके बारे में निकाले, जिससे कि ये रिलेशन
डायरेक्टली मुझे कहाँ काम आने वाले हैं, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करूंगा। तो देखें जो आपका टॉप विड्थ है टी, दैट इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2y। मैंने क्या लिखा, जो टॉप विड्थ है वो किसके इक्वल है, मैंने पहली बात कर चुका था, बी और टी दोनों इक्वल हैं, देख सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट कि अपने पास रिलेशन क्या है, b किसके बराबर है, 2y के। जब b 2y के इक्वल है और t b के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t 2y के इक्वल भी हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब ये है कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो टॉप विड्थ होती है वो भी आपकी, जब b आपका डेप्थ ऑफ फ्लो के दुगने के बराबर हो रहा है और b t के इक्वल है, तो t भी डेप्थ ऑफ फ्लो के दुगने के बराबर हो जाएगा, इसका ये मतलब हो गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं p इक्वल्स टू v प्लस 2y। वेटेड पैरामीटर क्या है, b प्लस y प्लस y, b प्लस 2y। अब यहां पर b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, तो मैंने 2y पुट कर दिया प्लस 2y इक्वल्स टू 4y। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर किसका, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन का, बहुत ही आसान है। देखिए पहले अपन बात कर चुके हैं कि जो विड्थ होगी वो डेप्थ ऑफ फ्लो के दुगने के बराबर होगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो के दुगने के बराबर मीन्स कितना कितना हो गया, ये 2y हो गया। अब देखें इसको आप पैरामीटर निकाल के देखते हैं, तो देखो क्या हो गया, ये आपका y था, ये आपका 2y है और ये आपका क्या हो गया y। कितना हुआ ये y प्लस y, 2y प्लस 2y 4y, ये कितना हो गया 4y, आपका आंसर आ गया। तो यहां से भी 4 ऐसे भी निकाल लो आप, चाहे इसको आप कैलकुलेशन से देख लें, ठीक है। तो क्या हुआ 4y आंसर आ गया किसका, वेटेड पैरामीटर का। नेक्स्ट अपन बात करें देखें एरिया की, तो एरिया क्या था अपना b इंटू वाई, लेकिन b किसके बराबर है 2 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो के, तो 2y इंटू वाई कितना हो गया 2y स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या कहने का कि जो एरिया होगा, जो एरिया ऑफ सेक्शन होगा फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए, तो वो क्या होगा, जो आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो है उसके स्क्वायर के डबल के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, देखिए हाइड्रोलिक मीन रेडियस से क्या होता है a अपॉन p, तो a क्या है आपका 2y स्क्वायर। नीचे पैरामीटर की बात करूंगा तो कितना था 4y, कहां से आई, एरिया भी अपन ने फाइंड आउट किया है, पैरामीटर भी अपन ने फाइंड आउट किया है, वैल्यू पुट कर दी y/2 आ गया। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहां से बन जाता है ये कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, तो वहां पर क्या आंसर देंगे आप y/2 मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लो का हाफ। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगी, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसके हाफ पर होगी, क्या होगी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। नेक्स्ट मैं बात करूं हाइड्रोलिक डेप्थ की, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है आपकी एरिया ऑफ फ्लो या सॉरी एरिया ऑफ सेक्शन अपॉन टॉप विड्थ। अब टॉप विड्थ कितना फाइंड आउट किया था 2y, क्योंकि v के इक्वल था, और एरिया क्या था आपका 2y स्क्वायर, इसको कट किया तो y के इक्वल। मींस यहाँ पर ये भी आपका बनने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है ये, जो डेप्थ ऑफ, या फिर कहेंगे हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है वो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ फ्लो के ही बराबर होती है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, देखिए फ्रॉड नंबर, पहले अपन बात कर चुके हैं कि जो चैनल फ्लो होता है वो फ्रॉड नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू v अपॉन रूट g इंटू वाई। तो ये आपका था मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन। इन सभी ज्योमेट्री पैरामीटर जो मैंने लिखा है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आता है, ये ओनली किससे निकला, देखिए मैंने आपको ड्राइव करके ये बता ही दिया, अब आपको याद हो गया v इक्वल्स टू 2y, और इसी के रिलेशन को याद रखते हुए मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दिया है अच्छे से। तो ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया, तो आपको आगे भी इसी तरीके से जो भी सेक्शन होंगे उसी तरीके से करेंगे और उनके न्यूमेरिकल भी साथ साथ देखते चलेंगे।